हेलो एवरीवन। तो यूपीपीएससी की सहायक अभियंता यानी कि असिस्टेंट इंजीनियर प्रारंभिक परीक्षा जो कि 20 अप्रैल को संपन्न हुई है। तो ये जो परीक्षा हुई है इसमें कुल मिला के 150 प्रश्न पूछे गए थे। 100 प्रश्न जो थे ये बिल्कुल आपके इंजीनियरिंग से पूछे गए थे, इंजीनियरिंग एप्टीट्यूड से। लेकिन शुरू के जो 50 प्रश्न थे, तो इसमें शुरू के जो 50 प्रश्न हैं, तो शुरू के 25 प्रश्न ये जीएस से थे और बाकी जो 25 प्रश्न हैं ये हिंदी से पूछे गए थे। ठीक है, तो ध्यान देना कि अब हम यहाँ पर जीएस और हिंदी को हल करने वाले हैं। अगर आपने आगामी कोई भी प्रतियोगी परीक्षा जैसे कि आरओ देने जा रहे हैं, एलटी ग्रेड, जीआईसी, यूपीपीसीएस या फिर यूपी ट्रिपल एससी, तो ये प्रश्न आपके लिए बड़े इंपॉर्टेंट हैं। जीएस तो सभी के लिए है, लेकिन हिंदी जो है ये आरओ वगैरह के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट रहेगा। तो एक बार इसका फुली रिवीजन कर लेना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आइए देखते हैं कौन कौन से प्रश्न पूछे गए थे जीएस के अंतर्गत और कौन कौन से प्रश्न थे जो कि हिंदी में पूछे गए थे। तो पहले हम देख लेते हैं जीएस के सभी प्रश्नों को, देन आफ्टर हम डिस्कस करेंगे हिंदी के प्रश्नों को। तो देखो यहाँ पर जो प्रश्न पूछे गए हैं, ध्यान देना कि बहुत ही डीप में जाके अब प्रश्न पूछे जाते हैं। और ऐसा नहीं है कि अगर कोई महापुरुष है उसके बारे में जो घटना हाल ही में घटी है बस उतना ही आपको जानना है, उसके पूरे इतिहास को समझना पड़ेगा आपको। इस प्रकार की जो है अब स्ट्रेटजी बनाकर क्वेश्चन पेपर बनाए जा रहे हैं। जैसे कि पहला क्वेश्चन है कि भारतीय उद्योगपति रतन टाटा जिनका निधन 2024 में हुआ, उनको पद्म विभूषण अवार्ड किस वर्ष दिया गया था। हालांकि जब मैं आपको करंट पढ़ा रहा था तो ये सारे पॉइंट उसमें मैंने नोट करवा दिए थे। पद्म विभूषण जो था उनको मिला था कब, 2008 में मिला था। तो इसका जो पहला विकल्प है ये आपका यहाँ पर करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है 2024 में शुरू की गई उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियोजना के लिए न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता क्या है। 2024 में जो उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान योजना स्टार्ट हुई है, न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता यहाँ पर पूछी गई है जो कि थी कक्षा 8 पास, यानी कि विकल्प ए आपका यहाँ पर करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है 2024 में भारत के प्रधानमंत्री को किस देश ने द आर्डर ऑफ एक्सीलेंस से सम्मानित किया था। द आर्डर ऑफ एक्सीलेंस दिया गया था गुआना के द्वारा। इस क्वेश्चन का विकल्प बी आपका यहाँ पर करेक्ट है। फिर आपका जो अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि भारत सरकार ने यूक्रेन में उत्पन्न संकट के बाद फंसे भारतीय नागरिकों को वापस लाने के लिए किए गए ऑपरेशन का। अब देखो यहाँ पर जो भी ऑपरेशन भारत करता है अपने पड़ोसी देशों के लिए वो बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। और ये प्रश्न जो है ऑपरेशन गंगा था इसका उत्तर। ये प्रश्न मैं देख रहा हूँ कि यूपीपीएससी बार बार रिपीट कर रहा है। ठीक है, तो इसका उत्तर है 4 का ए। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो देखो यहाँ पर अनुच्छेद 153 में जो है राज्यपाल का पद दिया गया है, तो ये तो आपका बिल्कुल करेक्ट है। इसके बाद है अनुच्छेद 154 राज्यपाल का कार्यकारी प्राधिकार, ये भी करेक्ट है। और अनुच्छेद 156 में दिया गया है राज्यपाल की पदावधि, ये भी करेक्ट है। अनुच्छेद 155 में बता रहा है कि राज्यपाल को हटाना, तो हटाने से संबंधित ये है नहीं। ठीक है, अनुच्छेद 155 जो है ये राज्यपाल की नियुक्ति से संबंधित है। ठीक है, नियुक्ति से संबंधित है ये। तो इसका जो विकल्प बी था ये आपका आंसर था, ये सुमेलित नहीं था। इसके बाद है निम्नलिखित में स्वतंत्र भारत में सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश का सबसे लंबा कार्यकाल किसका रहा था। तो वाई.बी. चंद्रचूड़, सब्यसाची मुखर्जी, के.जी. बालाकृष्णन, रंगनाथ मिश्रा। तो सबसे लंबा कार्यकाल जो है वाई.बी. चंद्रचूड़ का रहा था, विकल्प ए आपका यहाँ पर करेक्ट है। अगला क्वेश्चन था कि भारत के संविधान के किन अनुच्छेदों में देश की निर्वाचन प्रक्रिया से संबंधित प्रावधान किए गए हैं। तो संविधान के किस अनुच्छेद में देश की जो निर्वाचन प्रक्रिया है उसके बारे में वर्णन मिलता है। अनुच्छेद 324 से लेकर 329 के बीच में। इस क्वेश्चन का विकल्प बी आपका बिल्कुल करेक्ट था। ठीक है, सारे जो अनुच्छेद हैं बहुत इंपॉर्टेंट हैं। इस बार तो यहाँ पर सरल पूछ लिया है, कई बार तो ऐसे ऐसे अनुच्छेद पूछता है जो कि याद नहीं रहते लोगों को। निम्नलिखित पर्वत श्रृंखलाओं का उत्तर से दक्षिण की ओर क्रम आपसे पूछ रहे हैं। तो अगर आप ये पर्वत श्रृंखलाएं जो कि हिमालय में स्थित हैं, इनको अगर आप देखेंगे तो इनका जो सही सी क्रम बनता है किस प्रकार से बनता है। ठीक है, तो इसका उत्तर आपको बताना था। सही जवाब इसका क्या था, विकल्प सबसे पहले तो आएगा आपका पीर पंजाल श्रेणी है। पीर पंजाल के बाद फिर जास्कर श्रेणी आती है, फिर आपका लद्दाख वाला एरिया है, फिर आपका काराकोरम है। ठीक है, तो इस प्रकार से विकल्प डी आपका यहाँ पर करेक्ट है। पीर पंजाल, जास्कर, लद्दाख और काराकोरम। हम आपको पता है ना, नीचे से ऊपर चलना है। ऊपर जो है नॉर्थ होता है, नीचे साउथ। तो क्या पूछ रहे हैं, दक्षिण से उत्तर, यानी नीचे से ऊपर आपको जाना है।
आपसे अगला क्वेश्चन पूछ रहा था कि भारत के कौन से राज्य में अधिकतम मोनोजाइट के निक्षेप पाए जाते हैं। तो भारत में जो खनिज पाए जाते हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये टॉपिक भी। तो यहाँ पर केरल इसका उत्तर था, विकल्प ए, केरल में पाया जाता है मोनोजाइट के निक्षेप। अगला क्वेश्चन था कि अभिकथन और कारण दिया गया था कि दक्कन ट्रैप भूमिगत जल भंडार में विपन्न है। विपन्न मतलब समझ रहे हैं ना, डेक्कन ट्रैप इज डेफिशिएंट इन ग्राउंड वाटर। और कारण बताया जा रहा है कि दक्कन ट्रैप के ऊपर 1000 मीटर से अधिक मोटी अप्रवेश्य बेसाल्ट चट्टानों की परत है। डेक्कन ट्रैप हैज़ मोर देन 1000 मीटर थिक इम्पेनिट्रेबल बेसाल्ट रॉक कवर। तो इसका जवाब जो है वो विकल्प बी है। ए और आर दोनों सही हैं, आर ए की सही व्याख्या करता है, तो विकल्प बी इसका सही है। अगला क्वेश्चन था कि कौन सा प्रोटोजोआ आंत का अति वृद्ध मानव कहा जाता है। ठीक है, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंस्टेंस्टाइन। ठीक है, ये होता है जियार्डिया बोलते हैं इसको। विकल्प बी आपका यहाँ पर करेक्ट है, 11 का बी। नेक्स्ट है, कौन सी एंजाइमों की रासायनिक प्रकृति होती है। एंजाइमों की रासायनिक प्रकृति के बारे में पूछ रहे हैं कि केमिकल नेचर ऑफ एंजाइम्स। तो ये जो है प्रोटीन होते हैं। विकल्प बी आपका यहाँ पर करेक्ट है, डी सही है, प्रोटीन। अगला क्वेश्चन है कि कौन सा कोयला उत्पादन क्षेत्र छत्तीसगढ़ में स्थित नहीं है। तो चिरमिरी, सोनहट, बरजोरा और झिलमिली। अगर आप देखेंगे तो चिरमिरी, सोनहट और झिलमिली ये तीनों जो है मिलेंगे आपको छत्तीसगढ़ में। बरजोरा मिलेगा आपको वहाँ पर, तो ये मिलेगा आपका वेस्ट बंगाल में। विकल्प बी आपका इसका उत्तर बनेगा। तमिलनाडु का मुप्पंडल पेरुंगडी क्षेत्र किसके लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, तमिलनाडु का जो मुप्पंडल पेरुंगडी क्षेत्र है ये जाना जाता है किसके लिए। इसका सही जवाब है पवन ऊर्जा के लिए। विकल्प सी इसका आपका उत्तर था, विकल्प सी। अगला क्वेश्चन था कि किसने नील की खेती के बारे में चंपारण में महात्मा गांधी को आमंत्रित किया था। तो ये आसान प्रश्न है, ए राजकुमार शुक्ला इसका उत्तर बनेगा, विकल्प डी। झुलसी टांगों वाले मनुष्य किस राजा की उपाधि थी। विच किंग इज द टाइटल वाज द मैन विद बर्न्ट लेग्स। तो इसका जो उत्तर है ये बी वाला सही था। ठीक है, बी सही था इसका, कारिकलन। इंटरनेट पर ये आपको चार्ड लेग मिलेगा, लेकिन बर्न्ट लेग चार्ड लेग सेम मतलब इसका अर्थ निकलता है। तो इसका उत्तर था कारिकलन। ठीक है, अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना था। हाथी गुम्फा अभिलेख, मंदसौर अभिलेख, एहोल अभिलेख और नासिक गुहा लेख को आपको यहाँ पर मैच कराना था कि कौन सा किससे सुमेलित हो रहा है। ये मैच होगा इस प्रकार से, हाथी गुम्फा अभिलेख जो है यह खारवेल से संबंधित है, मंदसौर अभिलेख जो है यशोबर्मन से, और एहोल अभिलेख पुलिकेशिन द्वितीय से संबंधित है, और नासिक गुहा लेख जो है पुलवामी से। तो इसका जो विकल्प डी था ये आपका यहाँ पर करेक्ट है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 17 यह अस्पृश्यता का अंत से संबंधित है। विकल्प ए आपका करेक्ट है, एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी। विकल्प ए इज राइट। ठीक है, और नेक्स्ट है आपका कि चित्रकार और शासक, कौन सा चित्रकार जो है किस शासक से संबंधित है। पूछ रहे हैं कि कौन सा सही सुमेलित है। ठीक है, तो देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए जो दसवंत हैं ये जहांगीर के, मतलब दसवंत जो चित्रकार थे जहांगीर के दरबार में नहीं थे बल्कि ये अकबर के दरबार में थे। ठीक है, तो जहांगीर जो है ये गलत है, अकबर इसका सही जवाब था। मनोहर जो थे, मनोहर के पिता थे बसावन। ठीक है, बसावन जो थे मनोहर के पिता थे। बसावन अकबर के दरबारी थे। बसावन जो चित्रकार थे अकबर के दरबारी थे, उनके पुत्र थे मनोहर, या मनोहर आप कह लीजिए, जो भी थे। तो शुरुआत में तो इन्होंने जो पेंटिंग बनाई थी वो अकबर को समर्पित थी, लेकिन बाद में इनकी जो पेंटिंग थी मुख्य रूप से वो जहांगीर को समर्पित थी। तो ध्यान रखिएगा, बसावन के पुत्र थे मनोहर। ठीक है, तो ये दोनों जो थे ये अकबर और जहांगीर तो नियर अबाउट सही हो सकता है, लेकिन मनोहर जो है मुख्य रूप से जहांगीर को समर्पित है, ये भी सुमेलित नहीं माना जाएगा। हालांकि आधा अधूरा उत्तर है। बचपन में जो तस्वीरें बनाए थे मनोहर वो अकबर के लिए थी, बड़े होकर उन्होंने जहांगीर के लिए काम किया। ठीक है, इसके बाद फ़कीरुल्लाह जो है ये सही जवाब है। फ़कीरुल्लाह जो थे ये शाहजहाँ के दरबारी चित्रकार थे। तो विकल्प डी आपका यहाँ पर करेक्ट होगा, सही सुमेलित यही है, विकल्प डी। अगला क्वेश्चन है कि खौंड आंदोलन जो कि 1846 में स्टार्ट होकर 1855 तक चला था, तो ब्रिटिश सरकार द्वारा जनजातियों की किस पारंपरिक प्रथा को बलपूर्वक समाप्त करने के कारण शुरू हुआ था। खौंड आंदोलन जो था वो पूछ रहे कि जनजातियों की किस पारंपरिक प्रथा को बलपूर्वक समाप्त करने के कारण शुरू हुआ था। तो इसका उत्तर क्या है, इसका उत्तर है विकल्प ए, नरबली को। ठीक है, विकल्प ए इसका करेक्ट है, नरबली। फिर अगला क्वेश्चन आपका होगा कि सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना था। क्या है यहाँ पर, डीएनए, फास्फोलिपिड, सेलुलोज और स्टार्च।
तो यहाँ पर आपको मैच कराना था कि ये जो माइक्रो मॉलिक्यूल हैं ये किसके एग्जाम्पल हैं, तो इसको आप मैच करा लीजिए। इसको देखेंगे तो जो आपका डीएनए होता है ये जीन को एनकोड करें, मतलब एनकोड जीन्स, तो यहाँ पर ए का जो विकल्प 3 है ये सही है, तो यहाँ पर 2 विकल्प आपके आ रहे थे, ठीक है। इसके बाद देखेंगे जो फास्फोलिपिड है ये कोशिका झिल्ली से संबंधित है, बी का 2, तो यहाँ पर जो उत्तर बन रहा था ये विकल्प सी बन रहा था। इसके बाद सेलुलोज जो है यह कोशिका भित्ति होती है और स्टार्च जो है ऊर्जा भंडारण होता है, तो ये आपका विकल्प सी यहाँ पर करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है कि अभिकथन और कारण दिए गए हैं। पृथ्वी एकमात्र ग्रह है जिसमें जीवन है, फिलहाल तो यही हमें पता है, और पृथ्वी एक वातावरण है जो ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एवं कार्बन डाइऑक्साइड का मिश्रण है। तो यहाँ पर जो मिश्रण बता रहे हैं वातावरण का, ये यहाँ पर इसका कारण भी है, यानी कि कथन और कारण दोनों सही हैं, कारण कथन की व्याख्या करता है, तो विकल्प सही व्याख्या विकल्प बी वाला उत्तर आपका सही हो जाएगा। विश्व हृदय दिवस प्रतिवर्ष होता है 29 सितंबर को होता है, आपको याद होगा, ये पढ़ाया था मैंने आपको। 23 का डी विकल्प आपका यहाँ पर करेक्ट है। 24 वाला है कि भारत की पहली बुलेट ट्रेन जो अहमदाबाद मुंबई के बीच चलानी है किस देश की सहायता से तैयार हो रही है, तो जापान की सहायता से तैयार हो रही है, विकल्प डी आपका यहाँ पर करेक्ट है। और अंतिम प्रश्न क्या था कि कौन सा अम्ल सोने को गला सकता है, सोने को एक्वा रेजिया गला सकता है, विकल्प डी आपका यहाँ पर करेक्ट है। तो ये जीएस के 25 प्रश्न पूछे गए थे। अब सही बताना, अगर मैं आपको उत्तर नहीं बताता तो कितने प्रश्नों के उत्तर आपको पता थे। और अब देखते हैं हिंदी के कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। तो 25 प्रश्न हिंदी के यहाँ पर पूछे गए थे, उन प्रश्नों का उत्तर क्या होगा आइए एक बार देख लेते हैं। जिस विकारी शब्द के प्रयोग से किसी वस्तु के विषय में विधान किया जाता है उसे क्रिया कहते हैं, तो इसका उत्तर विकल्प बी हो जाएगा, क्रिया। नौकर लकड़ी काटता है, यह वाक्य किस वाक्य का उदाहरण है, किस वाच्य का उदाहरण है, नौकर लकड़ी काटता है, यह वाक्य जो है किस वाच्य का उदाहरण है, तो सही जवाब इसका हो जाएगा कर्तवाच्य, विकल्प बी इसका करेक्ट है। किस वाक्य में विशेषण का प्रयोग है, किस वाक्य में विशेषण का प्रयोग है, लड़का चला गया, लड़का आया, मैंने बुलवाया, तब वह लड़का आया, तो वह जो है ये विशेषण है, तो विकल्प सी आपका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है, विकल्प सी आपका करेक्ट है। जब तक जीना तब तक सीना लोकोक्ति का अर्थ पूछा था, तो जब तक जीना तब तक सीने का मतलब होता है जीते जी कोई न कोई काम धंधा करना पड़ता है, विकल्प डी आपका यहाँ पर बिल्कुल सही है। तद्भव शब्द का संधि विच्छेद पूछा था, तो इसका उत्तर था तत्धन भव, ये तो आप जानते ही हैं। इसके बाद साँझ शब्द का तत्सम रूप, तो यहाँ पर देखेंगे संध्या है, शाम है, संझा है, सायंकाल है, तो साँझ का जो तत्सम रूप है ये संझा होता है, विकल्प सी आपका करेक्ट होगा, 31 का सी जवाब सही है। अगला क्वेश्चन है चरण कमल में समास कौन सा है, चरण कमल बंदो हरिराई, तो वहाँ से कर्मधारय समास ये होता है, विकल्प बी आपका यहाँ पर करेक्ट है, ठीक है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। जिस पदार्थ पर कर्ता की क्रिया का फल पड़े उसे क्या कहते हैं, जिस पदार्थ पर कर्ता की क्रिया का फल पड़े उसे क्या कहते हैं, तो उसे कहते हैं कर्मकारक, ठीक है। तो ये विकल्प आपका ऑप्शन ए होगा, 33 का ए। 34वां प्रश्न था कि निम्नलिखित में से तालु से उच्चरित वर्ण कौन सा है, ठ, घ, द और ज, तो तालु से संबंधित, मतलब आपकी जो जीभ है वो तालु को छूनी चाहिए, तो यहाँ पर जो ज है ये आपके तालु से उच्चरित वर्ण है, तो 34 का डी सही है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में शुद्ध वर्तनी का शब्द कौन सा है, तो कालिदास लिखा गया है, सही लिखा गया है, विकल्प ए में कालिदास ये सही है। शुद्ध वर्तनी का शब्द पूछा गया था कवयित्री, तो सही जवाब इसका विकल्प सही था, कवयित्री होता है, ये शुद्ध वर्तनी है। पंगत का तत्सम शब्द पूछा था, पंगत का जो तत्सम होगा वो पंक्ति होगा, विकल्प बी करेक्ट है। आप बीती समस्त पद में कौन सा समास है, तो सही जवाब इसका क्या होगा, तो सही जवाब था तत्पुरुष समास, विकल्प डी करेक्ट है। आप बीती समस्त पद में कौन सा समास है, तत्पुरुष है। फिर अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि 8 कनौजिए 9 चूल्हे लोकोक्ति का अर्थ क्या है, मूर्खों का बसेरा, आवश्यकता से अधिक, बेतरतीब, तो ये होता है 8 कनौजिए 9 चूल्हे मतलब अलगाव की स्थिति, विकल्प डी करेक्ट है। जिसके समान कोई दूसरा ना हो मतलब अद्वितीय, विकल्प बी के सही है। कोप शब्द का विलोम कोप मत करिए कृपा करिए, तो विकल्प बी सही है, कृपा होना चाहिए इसका उत्तर। तनय शब्द का जो पर्याय है वो क्या होगा, तनय मतलब पुत्र होता है, तनया मतलब पुत्री होती है, तो विकल्प ए सही है। संचारी भावों की संख्या 33 होती है, आप जानते हैं, यहाँ पर कोई मतलब गलत नहीं, चांसेस ही नहीं गलत हो जाए। इसके बाद भयानक रस का अस्थायी भाव जुगुप्सा है। भरत मुनि ने
मूलतः 8 रसों की परिकल्पना की थी, सही है। और हास्य तथा श्रृंगार रस परस्पर मित्र होते हैं, सही है। संचारी भावों की संख्या 33 है, ये भी सही है। तो असत्य पूछा था इसमें से, भयानक रस का अस्थायी भाव जुगुप्सा पूछा था। देखो जुगुप्सा जो होता है ये भयानक रस का नहीं होता है, बल्कि किसका होता है बताओ कमेंट करके। ये बीभत्स रस होता है, ठीक है, बीभत्स, ठीक है, बीभत्स रस का जो अस्थायी भाव है जुगुप्सा है। तो आपका जो उत्तर बनेगा यहाँ पर विकल्प ए बनेगा। इसके बाद है विद्यापति किस भाषा के कवि हैं। विद्यापति जो हैं ये मैथिली भाषा के कवि हैं, विकल्प ए करेक्ट है। दोपहर के बाद का समय अपराह्न कहा जाता है, विकल्प डी सही है। और शुद्ध वाक्य पूछा था, तो तुम कहाँ जा रहे हो, उसने दिन भर में नाटक पढ़ डाला, वह क्रोध में भरकर, वह क्रोध से होना चाहिए था यहाँ पर, ठीक है, तो विकल्प सी सही है, ये अशुद्ध है। और तैर कर पार होने की इच्छा रखने वाला तितीर्षु कहलाएगा, ये विकल्प ए आपका करेक्ट है। और चंद्रमा का पर्यायवाची युग्म नहीं है, राकेश सुधाकर भी है, हिमांशु सुधांशु है, मृगांक कलानिधि भी है, चंद्रिका चांदनी नहीं है, तो विकल्प डी हमारा उत्तर बनेगा। विदेश में रहने वाले व्यक्ति के लिए एक शब्द क्या होगा, प्रहरी, प्रगल्भ, अंतेवासी, ये प्रवासी होते हैं, प्रवासी भारतीय सम्मेलन भी होता है ना। तो इस प्रकार से आपके ये 50 प्रश्न कंप्लीट हुए। बाकी जो प्रश्न थे वो इंजीनियरिंग के प्रश्न थे, क्योंकि ये परीक्षा जो थी वो इंजीनियरिंग के लिए थी, सहायक अभियंता की परीक्षा थी। तो उम्मीद करता हूँ अगर हाँ किसी भी प्रश्न के उत्तर में कोई भी डाउट है बेझिझक लिखिएगा, उस पर विचार भी करूँगा और पहले कमेंट में आपके नाम के साथ मैं उसको आंसर भी कर दूंगा, क्योंकि जब वीडियो एक बार अपलोड हो जाता है ना तो फिर दोबारा से इसे अपडेट नहीं किया जा सकता। लेकिन कमेंट बॉक्स में मैं आपको सही उत्तर बता दूंगा। अगर किसी को कोई भी कन्फ्यूजन है वो तो पहला कमेंट जाके चेक कर सकता है, ठीक है। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा, लाइक और शेयर प्लीज़ आप लोग कर दीजिए, वाली बार है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। शेष अगले वीडियो में, थैंक यू।